अध्याय 1 घर छोड़ना। गांव की एक छोटी सी सड़क के किनारे बैठा टाईझू आसमान को घूर रहा था। टाईझू उसका असली नाम नहीं बल्कि बचपन का उपनाम था। बचपन में उसकी खराब सेहत के कारण उसके पिता को डर था कि वह बचेगा नहीं, इसलिए परंपरा के अनुसार उसे यह उपनाम दिया गया था। उसका असली नाम वांग लिन था। वांग परिवार इलाके का एक बड़ा और जाना-माना परिवार था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ईगीरी का काम करता था। वे लकड़ी के उत्पाद बेचने वाली कई दुकानों के मालिक थे। टाईझू के पिता परिवार के दूसरे बेटे थे। वह एक उपपत्नी से पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें पारिवारिक व्यवसाय संभालने का अधिकार नहीं मिला। शादी के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और इसी गांव में आकर बस गए। हालांकि उनके पिता एक कुशल बढ़ई थे, इसलिए टाईझू का परिवार काफी संपन्न था। उन्हें खाने पीने या कपड़े की चिंता नहीं थी। गांव में उनका काफी सम्मान था। टाईझू बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। उसे किताबें पढ़ना और चीजों पर गहराई से सोचना पसंद था। गांव में लगभग सभी मानते थे कि वह एक प्रतिभाशाली बच्चा है। जब भी उसके पिता किसी को टाईझू की तारीफ करते सुनते तो उनके चेहरे की झुर्रियां मिट जाती और एक खुशी भरी मुस्कान आ जाती। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। वह अपने माता पिता के प्यार में ही बड़ा हुआ था। वह जानता था कि उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें हैं। उसकी उम्र के अन्य बच्चे खेतों में काम करते थे, जबकि वह घर पर बैठकर पढ़ता था। वह जितना पढ़ता उतना ही सोचता। उसे गांव से बाहर की दुनिया देखने की तीव्र लालसा थी। टाईझू ने सिर ऊपर उठाया और सड़क के अंतिम छोर को देखा। एक आह भरकर उसने अपनी किताब बंद की, उठा और घर की ओर चल दिया। जब टाईझू दरवाजे से अंदर आया तो उसके पिता आंगन में बैठे थे। उन्होंने हुक्का खींचते हुए पूछा, टाईझू, पढ़ाई कैसी चल रही है? टाईझू ने गुजरते हुए कुछ शब्द बुदबुदाए। उसके पिता ने हुक्के की राख झाड़ी, उठे और कहा, टाईझू, तुम्हें ठीक से पढ़ाई करनी होगी। अगले साल जिले की परीक्षा है। तुम्हारा भविष्य बनेगा या नहीं, यह सब इसी परीक्षा पर निर्भर करेगा। मेरी तरह मत बन जाना, जो अपनी पूरी जिंदगी एक गांव में ही गुजार देगा। बस आप रोज रोज यही शिकायत करते हैं। अगर मुझसे पूछो तो हमारा टाईझू जरूर परीक्षा पास करेगा। टाईझू की माँ कुछ खाना लेकर आईं और उसे मेज पर रखा। उन्होंने दोनों को खाने के लिए बुलाया। टाईझू ने हाँ में जवाब दिया, बैठ गया और बस कुछ निवाले खाए। उसकी माँ ने प्यार से उसे देखा और मेज पर रखे मांस के कुछ टुकड़े उसकी ओर बढ़ा दिए। टाईझू ने सिर उठाया और पूछा, पिताजी, क्या चौथे चाचा लगभग आ गए होंगे? समय के हिसाब से उन्हें इन अगले कुछ दिनों में आ जाना चाहिए। तुम्हारे चौथे चाचा तुम्हारे पिता से ज्यादा सफल हैं। हे टाईझू की माँ, क्या चौथे चाचा के लिए विशेष व्यंजन पैक कर दिए गए हैं? जैसे ही टाईझू के पिता ने चौथे चाचा का जिक्र किया, उनके चेहरे पर उदासी का भाव आ गया। उसकी माँ ने सिर हिलाया और भावुक होकर कहा, टाईझू, तुम्हारे चौथे चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं। इन पिछले कुछ सालों में यह उन्हीं की बदौलत है कि तुम्हारे पिता की लकड़ी की नक्काशी अच्छे दाम पर बिकी है। अगर तुम सफल हो जाओ तो अपने चौथे चाचा का एहसान चुकाना मत भूलना। जैसे ही टाईझू की माँ बात कर रही थीं, बाहर दरवाजे पर घोड़े की आवाज सुनाई दी। घोड़े से खींची जा रही गाड़ी की आवाज के साथ ही एक जोरदार हंसी सुनाई दी। दूसरे भाई, दरवाजा खोलो। टाईझू हैरान हो गया। वह तुरंत मुख्य दरवाजा खोलने दौड़ा। उसने बाहर एक मजबूत अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चमकती आंखों के साथ खड़ा देखा। जब उन्होंने टाईझू को देखा तो हंसे और प्यार से टाईझू का सिर सहलाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा,
ताईजू, मैं तुमसे सिर्फ 6 महीने नहीं मिला हूँ और तुम फिर से लंबे हो गए हो। ताईजू के माता पिता तुरंत खड़े हो गए। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, चौथे भाई, मुझे लगा ही था कि अब तुम्हारे आने का समय हो गया होगा। जल्दी अंदर आओ। ताईजू, तुमने अभी तक अपने चौथे चाचा के लिए कुर्सी क्यों नहीं निकाली है? ताईजू खुशी खुशी सहमत हो गया। वह जल्दी से घर के अंदर गया, एक कुर्सी निकाली और उसे खाने की मेज के पास रख दिया। वह आशा भरी नजरों से अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखते हुए ध्यान से अपनी आस्तीन से उसे पोंछने लगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसकी ओर आंख मारी और मजाक में कहा, ताईजू, तुम कब से इतने मेहनती हो गए? मुझे याद है पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो तुम ऐसे नहीं थे। ताईजू के पिता ने ताईजू को घूर कर देखा और कहा, यह छोटा शैतान अभी अभी तुम्हारे आने के बारे में पूछ रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ताईजू को शर्माते हुए देखा और हंसते हुए कहा, ताईजू, तुम्हारे चौथे चाचा अपना तुमसे किया वादा नहीं भूले हैं। यह कहने के बाद उन्होंने 2 किताबें निकाली और मेज पर रख दी। ताईजू उत्साह से चिल्लाया, फिर किताबों के पन्ने पलटे। वह अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोक पा रहा था। ताईजू की मां ने प्यार से अपने बेटे को देखा और अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, चौथे भाई, आपके बड़े भाई हमेशा आपको याद करते हैं। आपको इस बार कुछ और दिनों के लिए रुकना चाहिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, दूसरी भाभी, आजकल परिवार में बहुत काम है। मुझे कल सुबह जल्दी ही घर लौटना होगा। इस व्यस्त समय के बाद मैं वापस आकर तुम लोगों से मिलूंगा। उन्होंने अपने दूसरे भाई को पछतावे भरी नजरों से देखा। ताईजू के पिता ने आह भरी कहा, मेरी पत्नी की बात मत सुनो। कल माल को ठीक से पैक कर देना। परिवार के मामले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम अगली बार मिल सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ताईजू के पिता को देखा और पूछा, दूसरे भाई, ताईजू 15 साल का है ना? ताईजू के पिता ने सिर हिलाया और कहा, इस साल के बाद यह छोटा शैतान 16 का हो जाएगा। एक पल में 10 से अधिक साल जल्दी से गुजर गए। उन्होंने प्यार भरी नजरों से अपने बेटे को देखा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और गंभीर लहजे में कहा, दूसरे भाई, दूसरी भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है। हेंग यूए संप्रदाय, हेंग यूए सेक्ट, शिष्यों को ले रहा है। इस साल परिवार के पास 3 सिफारिश के स्थान, रिकमेंडेशन स्लॉट्स हैं और मुझे उनमें से एक मिला है। ताईजू के पिता दंग रह गए और फीके चेहरे के साथ बोले, हेंग यूए संप्रदाय? वह हेंग यूए संप्रदाय जो अमर, इमोर्टल्स लोगों से भरा है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराया, सिर हिलाया और कहा, दूसरे भाई, यह वही अमर संप्रदाय है। हमारा परिवार अभी भी इलाके में एक प्रमुख परिवार है और संभावित शिष्यों की सिफारिश करने की योग्यता रखता है। आप मेरे लड़के को जानते हैं, वह वास्तव में पढ़ नहीं सकता, लेकिन वह तलवार और चाकू में अच्छा है। मुझे संदेह है कि अमर संप्रदाय मेरे बेटे को लेगा। यह स्थान वास्तव में अनमोल है। मैं जानता हूं कि ताईजू बचपन से ही बहुत होशियार रहा है और उसे हमेशा पढ़ना पसंद रहा है। उसे एक मौका मिल सकता है। ताईजू की मां बहुत खुश महसूस कर रही थी और बोली, चौथे भाई, यह। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ताईजू का सिर सहलाया और कहा, दूसरे भाई, दूसरी भाभी, इस मामले को तय होने दीजिए। ताईजू को कोशिश करने दीजिए। अगर वह सच में स्वीकार हो जाता है तो यह उसका सौभाग्य है। ताईजू भ्रमित होकर अपने माता पिता और चौथे चाचा को देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अमर, अमर क्या होते हैं? ताईजू ने धीरे से और हिचकिचाते हुए पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया।
ताई जू को देखते हुए उन्होंने कहा, ताई जू, अमर वे होते हैं जो आकाश में उड़ सकते हैं। वे बस ऐसी चीज नहीं है जिसे हम नश्वर मोर्टल्स समझ सकें। ताई जू भ्रमित था, लेकिन अमर लोगों के बारे में उत्सुक हो गया। ताई जू के पिता उत्साह से उठे, ताई जू की मां को खींचा और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने झुकने ही वाले थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से उन्हें ऊपर उठाया और ईमानदारी से कहा, दूसरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? मेरी मां जल्दी मर गईं। अगर दूसरी भाभी ने मेरी देखभाल न की होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। ताई जू मेरा भतीजा है और मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। ताई जू के पिता रोने लगे। उन्होंने जोर से अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पीठ थपथपाई, सिर हिलाया और ताई जू से सख्ती से कहा, याद रखना वांगलिन, कभी मत भूलना कि तुम्हारे चौथे चाचा ने हमारे लिए क्या किया है, वरना मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। ताई जू का दिल कांप गया। हालांकि वह अमर लोगों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह अपने माता पिता के हाव भाव से बता सकता था कि वे इस मामले को बहुत महत्व देते हैं। वह अपने चौथे चाचा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और कुछ बार दंडवत प्रणाम किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ताई जू को उठाया और उसकी प्रशंसा की। अच्छा बच्चा, तुम तैयारी करो और मैं महीने के अंत में तुम्हें लेने आऊंगा। उस रात ताई जू जल्दी सो गया। वह अभी भी अपने पिता और चौथे चाचा की आवाजें सुन सकता था। पिता बहुत खुश थे। हालांकि वह शायद ही कभी पीते थे, लेकिन आज उन्हें चौथे चाचा के साथ कुछ कप पीने ही थे। अमर वे क्या थे? ताई जू का दिल बहुत उत्साहित था। वह अपने दिल में जानता था कि यह एक अवसर था, बाहर की दुनिया को देखने का एक अवसर। चौथे चाचा अगली सुबह जल्दी चले गए। ताई जू और उसके माता पिता उन्हें गांव के प्रवेश द्वार तक छोड़ने गए। वापस आते समय उसने साफ तौर पर देखा कि उसके पिता बहुत छोटे लग रहे थे। उनकी आंखें आशा से भरी थीं। उनकी आंखों में उम्मीदें उस समय से कहीं ज्यादा थीं जब वह चाहते थे कि ताई जू जिले की परीक्षा पास करे। गांव में कोई रहस्य नहीं था, चाहे वह यह भी हो कि एक कुत्ते ने कितने पिल्लों को जन्म दिया है। गांव में हर किसी को यह खबर सुनने को मिल जाती। जल्द ही गांव में हर किसी ने ताई जू की मां से यह खबर सुनी और सभी पड़ोसी मिलने आए। ताई जू की ओर सबकी निगाहें पहले से अलग थीं। कुछ ईर्ष्या से भरी थीं और कुछ जलन से। वांग परिवार ने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। उसे हेंग युए संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। मैंने इस बच्चे ताई जू को बड़े होते देखा है। वह बचपन से ही बहुत होशियार था। अब वह हेंग युए संप्रदाय का शिष्य है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ताई जू, तुम में बड़ी प्रतिभा है। जब तुम भविष्य में सफल हो जाओ तो वापस आकर मिलना मत भूलना। ये बातें ताई जू के कानों में भर गईं, जैसे कि ताई जू पहले ही हेंग युए संप्रदाय का शिष्य बन चुका था। हर बार जब उसके माता पिता यह सुनते तो वे मुस्कुराना बंद नहीं कर पाते थे। उनके चेहरे की झुर्रियां बहुत कम हो गई थीं। जब भी ताई जू गांव में अकेला चलता तो सभी ग्रामीण बड़े उत्साह से उससे यह और वह पूछते। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने बच्चों से ताई जू को उदाहरण के तौर पर मानने को कहते थे। आधा महीना जल्दी से गुजर गया। ताई जू के हेंग युए संप्रदाय का शिष्य बनने की खबर तेजी से फैल गई थी। आसपास के सभी ग्रामीण ताई जू से मिलने आए थे। जो भी आता उपहार लेकर आता। ताई जू के माता पिता उन्हें मना नहीं कर पाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ताई जू के माता पिता ने वापसी के उपहार तैयार करने की योजना बनाई। ताई जू के पिता के अनुसार हमारा बेटा भविष्य में अमर बनेगा, इसलिए वह किसी का एहसान नहीं रख सकता।
हम सभी आगंतुकों के लिए वापसी के उपहार तैयार करेंगे। जल्द ही वांग परिवार को पता चला कि ताई जू के चौथे चाचा ने अपने बेटे का स्थान ताई जू को दे दिया है। एक के बाद एक वे बधाई देने आए। ताई जू के पिता ने रिश्तेदारों के आने को बहुत महत्व दिया क्योंकि उनमें से कई पहले उन्हें नीचा देखते थे और इतने साल पहले उन्हें परिवार से निकाल दिया था। अब जब वे सब उनसे मिलने आ रहे थे तो उन्हें लगा जैसे उनके वर्षों का दुख तुरंत दूर हो गया। उन्होंने और ताई जू की मां ने थोड़ी चर्चा की और तय किया कि सभी का ठीक से मनोरंजन किया जाए। उन्होंने एक बड़ी राशि खर्च करके गांव के शिक्षक को रिश्तेदारों को भेजने के लिए निमंत्रण लिखने के लिए किराए पर लिया। गांव के शिक्षक को पैसा नहीं चाहिए था, वह चाहते थे कि ताई जू यह स्वीकार करे कि वह उनकी देखभाल में पढ़कर बड़ा हुआ है। ताई जू को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि यह सच था। अधिकांश वांग परिवार के सदस्यों को निमंत्रण भेजे जाने के बाद इतने सारे लोग थे कि ताई जू के पिता को पार्टी का स्थान गांव के चौराहे पर स्थानांतरित करना पड़ा और एक दावत का आयोजन किया। ग्रामीणों ने मेहमानों का मनोरंजन करने में मदद की। जब वे एक दूसरे से बात करते तो वे ताई जू की अनथीम प्रशंसा करते। ताई जू के पिता अपनी पत्नी और बेटे को गांव के प्रवेश द्वार पर लाए थे ताकि वे व्यक्तिगत रूप से मेहमानों का स्वागत करें और ताई जू को हर रिश्तेदार से मिलवाएं। यह तुम्हारे तीसरे दादाजी हैं। जब पिताजी ने परिवार छोड़ा तो तुम्हारे तीसरे दादाजी ने गुप्त रूप से बहुत मदद की। ताई जू, तुम्हें उनकी दयालुता का एहसान चुकाना याद रखना होगा। ताई जू के पिता ने एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की मदद करते हुए कहा। ताई जू ने तुरंत सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने ताई जू को देखा और कहा, दूसरे भाई, समय कितनी जल्दी गुजर जाता है। तुम्हारा बेटा पहले ही इतना बड़ा हो गया है। इसका भविष्य तुम्हारे भविष्य से पहले ही उज्ज्वल है। ताई जू के पिता का चेहरा तेज से भरा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरे दादाजी, ताई जू बचपन से ही होशियार रहा है। उसे मुझसे बेहतर होना ही था। आप आराम से जाइए। पत्नी, तीसरे दादाजी को दावत की ओर ले जाने में मदद करो। ताई जू की मां ने जल्दी से बूढ़े व्यक्ति को दावत की ओर चलने में मदद की। बूढ़े व्यक्ति को जाते देख ताई जू के पिता ने नाक सिकोड़ी और ताई जू से कहा, उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे पिता को नीचा देखा था और मुझे बाहर जाने के लिए मजबूर किया था। अब जब तुम्हारा भविष्य अच्छा है तो वह मुझे बधाई देने आता है। वह बस इसी तरह का रिश्तेदार है। ताई जू ने अनजाने में सिर हिलाया और पूछा, क्या चौथे चाचा आ रहे हैं? ताई जू के पिता ने सिर हिलाया। तुम्हारे चौथे चाचा ने एक पत्र भेजा है। वह महीने के अंत तक वापस नहीं आ पाएंगे। उसी क्षण गांव के प्रवेश द्वार पर एक और गाड़ी आई। 50 से अधिक उम्र का एक व्यक्ति बाहर आया। उसने ताई जू के पिता को देखा और कहा, दूसरे भाई, बधाई हो। ताई जू के पिता का चेहरा जटिल हो गया और उन्होंने कहा, बड़े भाई। बूढ़े व्यक्ति की आंखें घूमी और उन्होंने ताई जू को देखा। वह मुस्कुराए। दूसरे भाई, तो यह तुम्हारा बेटा है। बुरा नहीं है। शायद वह सच में चुना जाएगा। ताई जू के पिता ने माथे पर बल डाला, शरीर को फैलाया और कहा, ताई जू में शायद ज्यादा गुण न हो, लेकिन वह होशियार है और उसे किताबें पढ़ना पसंद है। वह चुना ही जाएगा। यह जरूरी नहीं है। जब अमर संप्रदाय शिष्य ढूंढते हैं तो बहुत सख्त आवश्यकताएं होती हैं। मैं देखता हूं कि यह बच्चा बहुत मंद बुद्धि दम्भ है। जाना उसके लिए समय की बर्बादी होगी। गाड़ी से एक घमंडी आवाज आई, फिर 16 या 17 साल का एक लड़का बाहर निकला। वह युवा लड़का बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी भौं तलवार की तरह थीं, चेहरा गुआन यू जैसा था।
और आंखें घृणा से भरी थीं। ताई जू के पिता ने उसे घूरा और वांग लिन ने उसे गहरी नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बदल गया और उन्होंने चिल्लाया, वांग झो, तुम इतने असभ्य कैसे हो? ये तुम्हारे दूसरे चाचा और तुम्हारा छोटा भाई वांग लिन है। तुमने उन्हें प्रणाम क्यों नहीं किया? वह ताई जू के पिता की ओर मुड़े और कहा, मेरे बेटे के शब्द बुरे हैं। दूसरे भाई, उसे बुरा मत मानना। लेकिन जब वह बात कर रहे थे तो अचानक मुड़कर कहा, लेकिन दूसरे भाई, इन अमर लोगों के लिए एक शिष्य को स्वीकार करना कोई सरल मामला नहीं है। यह किस्मत की बात है। इस बार यह इसलिए है क्योंकि हेंग युए संप्रदाय मेरे बेटे में बहुत दिलचस्पी रखता था कि हमारे वांग परिवार को 3 स्थान दिए गए, जिसमें उसका भी शामिल है। ताई जू के पिता ने नाक सिकोड़ी और कहा, अगर तुम्हारा बेटा यह कर सकता है तो मेरा बेटा निश्चित रूप से चुना जाएगा। युवक हंसा, बूढ़े व्यक्ति की बातों की परवाह नहीं की। घृणा के साथ उसने कहा, तो आप दूसरे चाचा हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इतने आशावादी न हों। खेती कल्टीवेशन का मार्ग बहुत जटिल है और सिर्फ 10,000 लोगों में से एक ही इसे सीख सकता है। वह मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जो अभी तक एक आधिकारिक शिष्य नहीं होने के बावजूद एक अमर शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर गर्व का रंग झलका। फिर उन्होंने युवक को डांटा और उसे दावत की ओर ले गए। ताई जू के पिता ने अपना गुस्सा दबाकर ईमानदारी से कहा, ताई जू, चिंता मत करो। अगर तुम नहीं भी चुने जाते हो तो कोई बात नहीं। अगले साल जिले की परीक्षा हमेशा है। वांग लिन ने आत्मविश्वास से फुसफुसाया, पिताजी, चिंता मत करो, मैं चुना जाऊंगा। ताई जू के पिता ने प्यार से अपने बेटे के कंधे पर थपथपाया। उनकी आंखें आशा की किरणों से भरी थीं। एक के बाद एक उन्होंने बहुत से रिश्तेदारों का अभिवादन किया। ताई जू के पिता उसे दावत में वापस ले गए। उनके सामने लोगों के जश्न का एक हलचल भरा दृश्य था। ताई जू के पिता चिल्लाए, मेरे प्यारे रिश्तेदारों, मेरे साथी ग्रामवासियों, मैं वांग तियानशुई एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे को हेंग युए संप्रदाय का शिष्य बनने का मौका मिला है। यह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल है। मैं और नहीं कहूँगा, लेकिन आप सभी को आने के लिए धन्यवाद। उन्होंने अपना प्याला उठाया और उसमें रखी शराब पी ली। दूसरे भाई, तुम्हारा बेटा बचपन से ही बहुत होशियार रहा है। वह निश्चित रूप से चुना जाएगा, वांग झो के बेटे की तरह, और एक अमर बन जाएगा। दूसरे भाई, ताई जू जैसा बेटा पाकर तुमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जिया है। भविष्य में तुम्हें बस अच्छे भाग्य का आनंद लेने का इंतजार करना होगा। ताई जू, तुम्हें अपने पिता को गर्व महसूस कराना होगा। तुम्हें हर हाल में हेंग युए संप्रदाय में प्रवेश करना होगा। हर जगह असंख्य उज्ज्वल दृश्य थे। जश्न की आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। हालांकि वांग झो के पिता जैसे कई लोग थे जो ऊपर से तो अपनी बधाई दे रहे थे, लेकिन अपने दिल में हमेशा ताई जू के पिता और ताई जू को नीचा देखते थे। वांग झो के पिता ने अपने बेटे को देखा और फिर ताई जू को। उन्हें बहुत असंतुष्टि महसूस हुई। चौथे भाई के कार्य उनकी उम्मीदों से परे थे, लेकिन चूंकि अमर लोग अंधे नहीं थे, ताई जू के चुने जाने का कोई रास्ता नहीं था। लोग एक एक करके गुजर रहे थे। ताई जू के पिता उसे मेज पर खींचकर ले गए ताकि वह शुभकामना दे सके और विभिन्न अज्ञात रिश्तेदारों से उसका परिचय करा सके। आज ताई जू के पिता ने बहुत शराब पी थी। उन्हें पहले कभी इतना सम्मान नहीं मिला था। दावत बहुत देर तक चली और सभी लोग घर जाने लगे। जाने से पहले और अभी भी तिरस्कार भरे भाव के साथ
वांग झो ने, जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ताई जू के कान में फुसफुसाया, छोटे मूर्ख, तुम नहीं चुने जाओगे। तुम काफी अच्छे नहीं हो। वह अपने पिता के साथ एक तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाते हुए चला गया। घर लौटने के बाद ताई जू अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने चुपके से अपने दिल में फैसला किया कि उसे हर हाल में चुना जाना है। आधा महीना जल्दी से गुजर गया। आज ताई जू के चौथे चाचा एक गाड़ी में पहुंचे। ताई जू के माता पिता ने जल्दी से उनका अंदर स्वागत किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना चेहरा धोया और जल्दी से कहा, दूसरे भाई, दूसरी भाभी, मैं इस बार ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं ताई जू को लेकर जा रहा हूँ। हेंग यूए संप्रदाय संभावित शिष्यों को लेने के लिए कल सुबह आएगा। ताई जू के पिता दंग रह गए। उनके चेहरे पर उदासी का निशान आ गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, ठीक है ताई जू, अपने चौथे चाचा का अनुसरण करो। अगर तुम चुने जाते हो तो हेंग यूए संप्रदाय में लगन से पढ़ाई करना। हालांकि अगर तुम नहीं चुने जाते हो तो चिंता मत करना और घर वापस आ जाना। ताई जू अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी मां ने कमरे से एक पोटली निकाली और प्यार से कहा, ताई जू, अपने चौथे चाचा की बात सुनना और कोई परेशानी मत करना। बाहर घर जैसा नहीं है, तुम्हें धैर्य रखना होगा। मां ने तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े तैयार किए हैं। इसके अलावा तुम्हारे कुछ पसंदीदा भुने हुए शकरकंद भी हैं। मां तुम्हें याद करेगी। अगर तुम नहीं चुने जाते हो तो बस वापस आ जाना। जैसे ही ताई जू की मां बात कर रही थीं, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। ताई जू ने अपने पूरे जीवन में कभी गांव नहीं छोड़ा था। यह उसका पहला बार घर छोड़ना था। चौथे चाचा ने भावुक होकर कहा, ताई जू, तुम्हें चुना जाना चाहिए ताकि तुम अपने माता पिता को गर्व महसूस कराओ। दूसरे भाई, दूसरी भाभी, परिवार में कुछ दिनों में एक बड़ा जश्न होगा, इसलिए मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। कल मैं आप लोगों को लेने आऊंगा। तीनों उम्मीदवारों के नतीजे तब तक आ जाने चाहिए। उन्होंने जल्दी से ताई जू को गाड़ी पर खींचा, घोड़े को चाबुक मारा और चल पड़े। अपनी आंखों में आंसू लिए ताई जू के माता पिता गाड़ी को देखते रहे क्योंकि वह तेजी से दूरी में गायब हो गई। ताई जू ने पहले कभी घर नहीं छोड़ा। क्या उसे परेशान किया जाएगा? ताई जू की मां ने अपना होंठ काटते हुए कहा। उनकी आंखें उदासी से भरी थीं। वह बड़ा हो गया है और उसे अपने भाग्य का सामना करना होगा। ताई जू के पिता ने अपना हुक्का उठाया और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर और झुर्रियां आ गईं। अध्याय 2 अमर लोग। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी और उबड़-खाबड़ जमीन के कारण वांग लिन का शरीर उछल रहा था। उसकी बाहों में वह गठरी थी जिसमें उसके माता पिता की सारी आशाएं समाई थीं। वह उस गांव को छोड़ रहा था जहां वह 15 साल तक रहा था। यह यात्रा छोटी नहीं होने वाली थी। वांग लिन लेट गया और गाड़ी में ही सो गया। पता नहीं कितना समय बीता, उसे हल्के से धक्का दिया गया। उसने आंखें खोलीं और ऊपर देखा तो चौथे चाचा नजर आए, जो मुस्कुराते हुए उससे पूछ रहे थे, ताई जू, पहली बार घर छोड़कर कैसा लग रहा है? वांग लिन ने देखा कि गाड़ी रुक गई है और मुस्कुराया। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी चिंता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि अमर लोग मुझे चुनेंगे या नहीं। चौथे चाचा हंसे और ताई जू के कंधे पर थपथपाते हुए बोले, ठीक है, ज्यादा मत सोचो। यह चाचा का घर है। तुम पहले आराम करो, फिर मैं कल सुबह तुम्हें परिवार के पास ले चलूंगा। गाड़ी से उतरने पर वांग लिन एक खपरेल की छत वाले घर के सामने था। फिर वह चौथे चाचा के पीछे पीछे एक कमरे में गया। वांग लिन बिस्तर पर बैठा, सो नहीं पा रहा था। उसके माता पिता,
गांव और रिश्तेदारों की कही बातें उसके मन में कौंध रही थीं। उसने मन ही मन में आह भरी। एक अमर का शिष्य बनने का विचार उसके मन में और भी गहरा होता जा रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ ही देर में सूरज धीरे धीरे निकल आया। वांग लिन ने पूरी रात ज्यादा आराम नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह ऊर्जा से भरा था। मन में थोड़ी घबराहट लिए वह चौथे चाचा के साथ वांग परिवार के मुख्य घर की ओर चल दिया। यह पहली बार था जब वांग लिन ने इतना बड़ा घर देखा था, जिससे वह हक्का बक्का रह गया। चलते चलते चौथे चाचा ने कहा, ताईझू, तुम्हें अपने पिता को गर्व महसूस कराना है। रिश्तेदारों को तुम पर हंसने मत देना। वांग लिन का मन और भी तनावग्रस्त हो गया। उसने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। जल्द ही चौथे चाचा उसे आंगन के बीच में ले आए। वहां ताईझू के पिता के सबसे बड़े भाई खड़े थे। जब उन्होंने ताईझू को देखा तो सिर हिलाया और कहा, ताईझू, जब अमर व्यक्ति आ जाए तो घबराना मत, बस अपने बड़े भाई वांग झो का अनुसरण करना। वह जो कुछ भी करे तुम भी वही करना। बूढ़े व्यक्ति का स्वर इन आखिरी शब्दों पर बहुत कठोर था। वांग लिन चुप रहा। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वांग झो के बगल में एक और युवक था। उस युवक की त्वचा थोड़ी सांवली थी, उसका डीलडॉल काफी बड़ा था और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की झलक थी। उसकी शर्ट में एक उभार था, जैसे उसने कुछ छुपा रखा हो। उसने ताईझू की ओर देखा और मुंह बनाया, फिर दौड़कर आया और बोला, तो तुम दूसरे चाचा के बेटे हो। मेरा नाम वांग हाओ है। वांग लिन हंसा और सिर हिलाया। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि वांग लिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया तो वह बहुत नाराज हुआ और उसे डांटने ही वाला था। ठीक उसी पल आकाश में बादल अचानक फट गए। फिर रोशनी की एक तलवार बिजली की तरह नीचे उतरी। रोशनी गायब होने के बाद वहां सफेद कपड़े पहने एक युवक खड़ा था, जिसकी आंखें चमकीली और भेदने वाली थीं और उससे एक सुंदर आत्मा निकल रही थी। उसकी ठंडी आंखों ने तीनों युवकों पर एक नजर डाली, खासकर उस युवक पर जिसकी शर्ट में उभार था। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या ये तीनों वांग परिवार द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार हैं? क्या यह एक अमर है? उसकी नजर के नीचे वांग लिन को ठंड लगने लगी। उसका दिल जोर से धड़का और वह अमर को घूरता रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सांवले रंग के युवक ने अमर को देखते ही अपने हाथ अपनी पैंट की जेबों के पास रखे, एक विनम्र व्यवहार दिखाते हुए। उसकी आंखों में दीवानगी का भाव था। सिर्फ वांग झो ने लापरवाही से दूसरों को देखा और फुफकारा। वांग झो के पिता तेजी से आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक बोले, अमर, ये तीनों वांग परिवार की सिफारिश हैं। युवक ने सिर हिलाया और फिर अधीरता से कहा, वांग झो कौन है? बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी, फिर उन्होंने तेजी से वांग झो को आगे खींचा। अमर, यह मेरा बेटा वांग झो है। अमर युवक ने वांग झो को गहराई से देखा। फिर उसका चेहरा चमक उठा और उसने सिर हिलाया। वांग झो वास्तव में प्रतिभाशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल अंकल ने उसे पसंद किया। वांग झो ने गर्व से वांग लिन और उस बुद्धिमान दिखने वाले युवक की ओर देखा और अहंकार से कहा, यह स्वाभाविक है। अमर बनने के लिए किसी के पास एक मजबूत आत्मा होनी चाहिए। युवक ने थोड़ा माथे पर बल डाला, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया। उसने वांग झो की दिशा में हल्के से मुस्कुराया, अपनी आस्तीन हिलाई और तीनों युवकों को इंद्रधनुष पर ले गया और गायब हो गया। चौथे चाचा ने आकाश में देखा और बड़बड़ाए, ताईझू, तुम्हें चुना ही जाना चाहिए। वांग लिन ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है और उसके चेहरे से टकराती हवा से उसे दर्द हो रहा था।
करीब से निरीक्षण करने पर उसने देखा कि वह युवक की बाह के नीचे था और वे तेजी से आकाश में उड़ रहे थे। गांव छोटे काले बिंदुओं में बदल गया क्योंकि वे तेजी से आगे उड़ रहे थे। बस थोड़ी ही देर बाद हवा के कारण उसकी आंखें भर आईं और लाल हो गईं। जब तक तुम तीनों अंधे नहीं होना चाहते, अपनी आंखें बंद कर लो, युवक ने ठंडे स्वर में कहा। वांग लिन का दिल कस गया और उसने तेजी से अपनी आंखें बंद कर लीं, आगे देखने से डरते हुए। थोड़ी देर बाद वांग लिन महसूस कर सकता था कि युवक को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसकी गति कम होने लगी थी। फिर एक चमक में युवक तेजी से नीचे उतरा। उतरने से ठीक पहले युवक ने अपनी बाह ढीली कर दी और तीनों युवक जमीन पर गिर पड़े। शुक्र है यह गिरावट कठोर नहीं थी, इसलिए तीनों जल्दी से उठ गए। वांग लिन के सामने एक स्वर्ग जैसी जगह का नजारा था, जिसमें पहाड़, फूल और एक नदी थी। यह वास्तव में एक मनमोहक दृश्य था। सीधे आगे एक विशाल पहाड़ खड़ा था, जिसकी चोटी बादलों से ढकी हुई थी, जिसने उसके वास्तविक स्वरूप को छुपा दिया था। जानवरों की चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। पहाड़ से नीचे उतरते घुमावदार सीढ़ियों का एक रास्ता था, एक पेंटिंग की तरह, एक अलग दुनिया का एहसास करा रहा था। दूर पहाड़ की चोटी पर एक हॉल था। हालांकि यह बादलों से ढका हुआ था, लेकिन चमकती हुई तेज रोशनी लोगों को उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हॉल के बगल में एक चांद के आकार का चांदी के रंग का पुल था, जो उस चोटी को एक और पहाड़ की चोटी से जोड़ रहा था। इन प्राकृतिक सुंदरताओं के साथ यह वास्तव में हेंग युए संप्रदाय, हेंग युए सेक्ट का स्थान होने के योग्य था। हेंग युए संप्रदाय झाओ देश के कुछ चुनिंदा खेती, कल्टीवेशन संप्रदायों में से एक था। 500 साल पहले यह झाओ देश के खेती संप्रदायों की प्रमुख शक्ति था और इसमें कई नवजात आत्मा, नैसेंट सोल के बूढ़े राक्षस थे। हालांकि समय बीतने के साथ यह अपने वर्तमान आकार तक सिकुड़ गया था और खेती की दुनिया में मुश्किल से ही अपनी पकड़ बना पाया था। हालांकि हेंग युए संप्रदाय के पास रहने वाले नश्वर लोगों के लिए यह अभी भी एक अस्पष्ट शख्सियत था। छोटे भाई झांग, क्या ये वांग परिवार द्वारा अनुशंसित 3 उम्मीदवार हैं? काले रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसमें अमरता का भाव था, पहाड़ की चोटी से नीचे उतरा। युवक ने सम्मान से भरा चेहरा दिखाया और कहा, तीसरे भाई, ये वांग परिवार के 3 अनुशंसित युवक हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी, जो कुछ देर वांग झो पर टिकी रही। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम जल्द ही सफलता प्राप्त करने वाले हो। मैं परीक्षा संभाल लूंगा, तुम जाओ और खेती करो। युवक सहमत हो गया। फिर उसका शरीर पहाड़ की ओर बढ़ा और पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। वांग लिन अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर उत्साह से भर गया। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके कपड़े खींच रहा है और वह मुड़ा। यह वांग हाओ था। उसकी आंखों में उत्साह भरा था। उसने कहा, यह वह जगह है जहां अमर लोग रहते हैं, धत तेरे की। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वांग हाओ जरूर चुना जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी शर्ट में छिपी हुई उभरी हुई वस्तु को छुआ। अध्याय 3 परीक्षा। वांग झो अपने सामने के दृश्य से हक्का बक्का था। उसे होश में आने में काफी समय लगा और उसके दिल में भरा अहंकार कम हो गया। इसी क्षण कई इंद्रधनुषी तलवारें उनकी ओर उड़ती आईं। जैसे जैसे हर तलवार लुप्त होती गई, वहां एक हेंग युए संप्रदाय का शिष्य खड़ा था और हर शिष्य के पीछे कई 15 साल के युवा थे। उनमें पुरुष और महिला दोनों तरह के युवा थे। जैसे ही वे उतरे, उनकी आंखें भी वांग लिन के समूह की तरह ही थीं। वे अपने सामने के नजारे को घूर रहे थे।
युवाओं को लाने वाले हैंग युए संप्रदाय के सभी शिष्य एक तरफ जमा हो गए और युवाओं के बारे में बातें करने लगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद अनुशंसित अन्य सभी युवा भी संप्रदाय में आ गए। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूरे क्षेत्र को स्कैन किया। फिर उसने भावहीन होकर कहा, तुम सब में से केवल कुछ ही हैंग युए संप्रदाय के शिष्य के रूप में चुने जाएंगे। सभी युवा चौंककर चिल्ला उठे। वांग लिन का दिल कांप गया। उसने गिना कि परीक्षा देने वाले कुल 48 लोग थे। खेती अमर बनने का मार्ग तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर करता है। पहली परीक्षा यह देखना है कि तुम्हारी आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत है या नहीं। अब मैं जिस पर भी उंगली उठाऊंगा वह आगे आएगा और परीक्षा देगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भावहीन होकर एक युवक की ओर इशारा किया। युवक सावधानी से आगे बढ़ा, उसके पैर कांप रहे थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, योग्य नहीं, बाईं ओर खड़े हो जाओ। युवक की अचानक सारी ताकत खत्म हो गई। उसका चेहरा उदास और आंखें खाली थीं। वह चुपचाप बाईं ओर चला गया। फिर एक और युवक को चुना गया। वह भयभीत अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ा। योग्य नहीं, योग्य नहीं, योग्य नहीं। एक कतार में 10 लोग परीक्षा में असफल रहे। अब तक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के दाईं ओर अभी भी कोई नहीं था। अब वांग झो की बारी थी। उसके चेहरे से उसका सारा पिछला गर्व गायब हो गया। पीला पड़कर वह आगे बढ़ा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग झो के सिर पर हाथ रखा तो उसका चेहरा अचानक चमक उठा और उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वांग झो ने जल्दी से सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, अमर, मेरा नाम वांग झो है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। फिर वह मुस्कुराया और कहा, तो तुम ही वह हो जिसका जिक्र मार्शल टीचर ने किया था। अच्छा, वांग झो, दाईं ओर खड़े हो जाओ। वांग झो ने अत्यधिक खुशी महसूस की और सबके प्रशंसा के बीच दाईं ओर चला गया। उसकी आंखें भीड़ को देखते हुए अहंकार और तिरस्कार से भरी थीं। उसे लगा कि वह अछूत है। माँ का अपने आप को रोका, यह बहुत भाग्यशाली है। वांग हाओ ने अपना होंठ मोड़ते हुए वांग लिन से फुसफुसाते हुए कहा। वांग लिन का दिल और भी तनावग्रस्त हो गया। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की अपेक्षाओं से भरी आंखें आ गईं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। बुरा नहीं, तुम भी दाईं ओर खड़े हो जाओ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर अपने सामने खड़ी युवा लड़की से कहा। थोड़ी देर बाद लगभग सभी युवाओं का परीक्षण हो चुका था और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के दाईं ओर केवल 2 लोग खड़े थे। अब वांग हाओ की बारी थी। वांग हाओ तेजी से अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास दौड़कर गया। इससे पहले कि वह परीक्षा शुरू कर पाता, वह घुटनों के बल बैठ गया और कुछ बार दंडवत प्रणाम किया। उसने कहा, अमर, आपकी आयु लंबी हो। मेरा नाम वांग हाओ है। आपने पहले ही इतने सारे लोगों का परीक्षण कर लिया है तो आप जरूर थक गए होंगे। आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति जोर से हंसा। उसने इतने सारे लोगों का परीक्षण किया था जिनके चेहरे डर से भरे थे, फिर भी यह चालाक युवक जरा भी डरे बिना उसका पक्ष जीतने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना हाथ वांग हाओ के सिर पर दबाया और कहा, प्रतिभा की कमी है। यो। जैसे ही वांग हाओ ने सुना कि उसकी आत्मा में कमी है, उसका दिल डूब गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के खत्म करने का इंतजार किए बिना उसने तेजी से एक जेड बॉक्स निकाला और उसे उसके सामने पेश किया। वांग हाओ ने समझदारी से कहा, अमर, मेरे पिता को यह गलती से पहाड़ में मिला था लेकिन वह इसे खोल नहीं पाए। मैं इसे खास तौर पर अमर को देने के लिए लाया हूँ।
अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए सिर हिलाया। वह वांग हाओ को मना करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स पर एक नजर डाली, उसकी आंख की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा अचानक चमक उठा। बुरा नहीं, यह कम से कम 300 साल पुरानी मशरूम है। जेड बॉक्स को देखते हुए, इसे एक साधक द्वारा सील किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पिता इसे खोल नहीं पाए। वह रुका, फिर थोड़ी हकलाती आवाज में कहा, मुझे अपनी रसायन एल्केमी के लिए एक सहायक की जरूरत है। क्या तुम मेरा सहायक बनने को तैयार हो? वांग हाओ हैरान होकर जल्दी से खड़ा हो गया। व्यवहार में यह अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था, जिससे वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ अमर, मैं तैयार हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, चूंकि तुम मेरे सहायक बनोगे, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम अन्य शिष्यों की तरह खेती कर सकते हो। जाओ, दाईं ओर खड़े हो जाओ। वांग हाओ अंदर से बहुत उत्साहित था। वह दाईं ओर भागा और वांग झो को विजी निगाह से घूरकर देखा। असफल रहे सभी युवाओं के चेहरे पीले पड़ गए। वे सभी बहुत निराश महसूस कर रहे थे। कुछ तो रोने भी लगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने माथे पर बल डाला। उसने चिल्लाकर कहा, रोने वाले सभी लोगों को वापस भेज दो। फेंग युए संप्रदाय के कुछ शिष्य आगे आए। उन्होंने तेजी से रोने वालों को पकड़ा और लापरवाही से रोशनी की तलवारों में गायब हो गए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग लिन की ओर इशारा किया। वांग लिन ने एक गहरी सांस ली। वह घबराते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास गया। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। मन ही मन प्रार्थना करते हुए वह अपने माता पिता की आंखों में अपेक्षा को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं निश्चित रूप से चुना जाऊंगा, वांग लिन ने दृढ़ संकल्प के साथ सोचा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का हाथ उसके सिर पर दबा। एक निष्प्रभ चेहरे के साथ उसने वे दो शब्द कहे जिनसे वांग लिन सबसे ज्यादा डर रहा था। योग्य नहीं। वांग लिन को याद नहीं था कि वह बाईं ओर कैसे आया। उसने केवल अपने कानों में वसंत गर्जने की आवाज सुनी और अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा कहे गए उन दो शब्दों की गूंज सुनी। एक पल बाद सबका परीक्षण हो चुका था और दाईं ओर केवल 3 लोग खड़े थे। बाकी सभी की आंखों में वे तीनों अजेय और अत्यंत ऊंचे थे। वांग झो ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ वांग लिन को देखा, पूरी तरह से उसके प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। जबकि साधक बनने के लिए एक मजबूत आत्मा की जरूरत होती है, दृढ़ता, परसेवरेंस और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि तुम जैसे साधारण छात्र भी, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त दृढ़ता है, तो संप्रदाय के शिष्य बन सकते हो। दूसरी परीक्षा दृढ़ता की है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति रुका, फिर एक निष्प्रभ चेहरे के साथ कहा, सीढ़ियों से ऊपर चलो। यदि तुम शीर्ष पर पहुंचते हो तो तुम योग्य हो। यदि तुम 3 दिनों के भीतर खत्म नहीं कर पाते हो तो तुम असफल हो। जो असफल होंगे उन्हें उनके परिवारों को वापस भेज दिया जाएगा। यदि तुम और बर्दाश्त नहीं कर सकते या खतरे का सामना करते हो तो जोर से चिल्लाओ और कोई आकर तुम्हें बचाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने दाईं ओर के तीनों से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों कुलपति से मिलने के लिए मेरे साथ चलो। हम तुम्हारे लिए गुरु भी ढूंढेंगे। वांग हाओ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जगह को समझने के लिए मेरे साथ रसायनशाला एल्केमी हाउस चलो। निर्देश देने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति तीनों चुने हुए युवाओं को लेकर पहाड़ों में गायब हो गया। वांग लिन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ा और दृढ़ता की परीक्षा शुरू की। चुने गए 3 युवाओं और दूर ले जाए गए 6 रोते हुए युवाओं को छोड़कर 39 लोग शेष थे।
इन 39 युवाओं में जो बहुत निराश थे, जो बहुत दृढ़ निश्चयी थे और जो डरे हुए थे, वे सभी अपने अपने भविष्य की ओर चल पड़े। अध्याय 4 निष्ठुरता। उबड़-खाबड़ पत्थर की सीढ़ियां दोनों तरफ से बहुत खतरनाक थीं। जरा सी भी गलती किसी को फिसलने और गिरने का कारण बन सकती थी। आधे दिन से भी कम समय में वांग लिन के पैर शीशे के बने लग रहे थे। उसे पसीना आ रहा था और सांस फूल रही थी, यहाँ तक कि हिलना भी मुश्किल था। पहाड़ के नीचे से देखने पर पगडंडी लंबी नहीं लग रही थी, लेकिन अब यह पगडंडी अंतहीन लग रही थी। वांग लिन का दिल डूब गया। वह निराशा के विचारों को पैदा होने से नहीं रोक पाया। उसके सामने 1 दर्जन शारीरिक रूप से मजबूत लड़के थे जो धीरे धीरे चढ़ रहे थे। उनकी भी सांस फूल रही थी। अब तक किसी ने हार नहीं मानी थी। वांग लिन ने दांत पीसे। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका है। उसके माता पिता की अपेक्षाएं उसके दिमाग में भर गईं। ठीक उसी क्षण उसके पीछे एक लड़के का पैर फिसल गया। लड़का चीखते हुए पहाड़ के किनारे से गिर गया। मैं हार मानता हूं। मदद! सभी एक ही समय में रुक गए और नीचे देखा और एक गहरा प्रकाश तेजी से गुजरता देखा। एक हेंग युए संप्रदाय का शिष्य कहीं से प्रकट हुआ और उसने लड़के को पकड़ लिया। उनके शरीर धीरे धीरे पहाड़ के नीचे गिरते हुए देखे जा सकते थे। वांग लिन पीला पड़ गया और चुप रहा। उसने ध्यान से ऊपर चढ़ना जारी रखा। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। 2 दिन बाद वह अपने सामने के 1 दर्जन युवाओं की परछाइयां देख सकता था। वांग लिन को नहीं पता था कि उसके कितने साथी हार मान लेंगे, वह सिर्फ इतना जानता था कि उसे हार नहीं माननी है। उसके पैर खून बह रहे थे और सूज गए थे। हर कदम पर उसे भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। उसने फिर भी हार नहीं मानी और अब चढ़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा था। एक बीमार दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहाड़ की चोटी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। छोटे बच्चों, अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि यह रास्ता निष्ठुर है। यह व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वह चढ़ते हुए युवाओं के पास से गुजरते हुए एक लंबी आह भरी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति वांग लिन के पास से गुजरा। यह छठा युवक था जिसके पास से वह गुजरा था और वह उन सब में सबसे दयनीय था। खून से सने कपड़ों के साथ ऐसा लग रहा था कि उसके हर जगह से खून बह रहा है। उसके घुटने और पैर की उंगलियां कुचली हुई थीं। इस बिंदु पर वांग लिन अपने हाथों का उपयोग करके चढ़ रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से आह भरी और पूछा, मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? वांग लिन की दृष्टि धुंधली थी। उसके सिर में एक ही विचार था कि शीर्ष पर पहुंचना या मर जाना। उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सवाल भी नहीं सुना। उसकी नजरों में यह छोटी सी पगडंडी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो मायने रखती थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग लिन की आंखों में देखा। गहराई में वह बल्कि प्रभावित हुआ था। उसने अपना हाथ वांग लिन के सिर पर रखा। इस लड़के में अद्भुत दृढ़ता है। यह बहुत बुरा है कि उसमें प्रतिभा की कमी है। क्या बर्बादी है, क्या बर्बादी! उसने वांग लिन को गहरी नजर से देखा, फिर सीढ़ियों से उतरना जारी रखा। अगली रात वांग लिन के हाथ खून से सने थे। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने खून का एक निशान छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि वह कैसे चलता रहा, लेकिन कुछ उसके शरीर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उसे लगा कि वह किसी भी समय मर सकता है। तीसरे दिन सूरज उगा। दूरी में वांग लिन मुश्किल से पत्थर की सीढ़ियों का अंत देख सकता था। दुर्भाग्य से अंत नजदीक होते हुए भी उसने एक गरजती हुई आवाज सुनी जिसने उसके दिल को झकझोर दिया।
समय समाप्त। केवल 3 योग्य हैं, बाकी असफल। वांग लिन ने एक छोटी कड़वी हंसी निकाली। उसने नीचे देखा जबकि उसका शरीर सीढ़ियों पर झुका हुआ था। उसकी चेतना पूरी तरह से लुप्त हो गई। 3 दिन पहले वाला काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। वह वांग लिन को 50 मीटर से भी कम दूरी से देख रहा था। उसकी आंखों में निष्ठुर भाव था। हेंग युए संप्रदाय के कुछ शिष्य पहाड़ की चोटी से नीचे उतरे। वे नीचे जाते समय हर युवक के पास रुके और उन्हें दवा खिलाई। एक महिला हेंग युए संप्रदाय की शिष्या ने ठंडी आवाज में कहा, वरिष्ठों, 39 परीक्षार्थियों में से 25 ने हार मान ली। केवल 3 पास हुए और 11 शेष हैं। उसने भी इस क्रूर परीक्षा का अनुभव किया था। उसने बचपन से अभ्यास किए गए मार्शल आर्ट्स पर भरोसा करके इसे पास किया था। उसमें मुश्किल से ही पर्याप्त दृढ़ता थी। यहाँ तक कि अब 10 साल के प्रयास के बाद भी वह अभी तक सच्ची शिष्या नहीं बन पाई थी। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में बर्फ जैसा ठंडा भाव था। उसने हल्के से सिर हिलाया जबकि उसकी आंखें 11 बेहोश किशोरों पर घूम गईं। जो 3 योग्य हैं, उन्हें ले जाओ और उन्हें भविष्य में करने के लिए काम ढूंढो। जिन 25 ने हार मान ली उन्हें उनके परिवारों को वापस भेज दो। जहां तक बाकी 11 लोगों का सवाल है, उनके जागने का इंतजार करो। उन सबको तलवार आत्मा के घर, हाउस ऑफ द स्वॉर्ड स्पिरिट, ले जाओ यह देखने के लिए कि क्या उनमें से किसी का तलवार आत्मा के साथ आध्यात्मिक संबंध, स्पिरिचुअल एफिनिटी है। अगर नहीं है तो उन्हें घर भेज दो। जब अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी बात खत्म कर चुका तो वह नीचे के युवाओं पर दूसरी नजर डाले बिना चला गया। 3 दिन बाद तलवार आत्मा के घर पर 11 किशोर खड़े थे जिनके चेहरे पीले थे। वांग लिन के शरीर पर चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं, लेकिन उसके दिल का घाव अभी भी खुला था। उसकी असफलता का दर्द उसके मन और शरीर को खाता रहा। तलवार की आत्मा की यह परीक्षा काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति द्वारा आयोजित की गई थी, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। उसकी आंखों में वही ठंडा, निष्ठुर भाव था। उसने युवाओं को ऐसे देखा जैसे कि वे चींटियां हों। व्यक्ति ने अधैर्य से भरे भाव के साथ कहा, यह आखिरी परीक्षा है। यदि तुम इस कमरे में चल सकते हो तो तुम योग्य हो। वांग लिन ने बस एक अत्यंत सामान्य इमारत देखी। इमारत का सामने का दरवाजा खुला था। जब उसने अंदर देखा तो उसे अलग अलग लंबाई की तलवारें दिखाई दीं। युवाओं में से हर एक बारी बारी से घर की ओर चला। सबसे पहले पहुंचने वाला घर से 5 मीटर के भीतर आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने करीब आने के लिए संघर्ष किया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति द्वारा उसे बाहर धकेल दिया गया। अयोग्य। अगला। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा। वांग लिन लाइन में 7वां था। उससे पहले के 6 लोगों का भी यही हश्र हुआ। जब वे घर से 5 मीटर के भीतर आए तो एक अदृश्य शक्ति द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया गया। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और अपने दिल में आशा की आखिरी किरण के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही वह 5 मीटर के निशान के पास पहुंचा, वांग लिन आसानी से आगे बढ़ सका। उसका दिल प्रत्याशा से तेजी से धड़क रहा था। वह 1 मीटर और करीब आया। उसे अभी तक कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही थी। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने हैरानी में एक हे निकाला। उसकी आंखें चमकीली थीं और उसके चेहरे पर थोड़ी दिलचस्पी दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, आगे बढ़ने में संकोच मत करो। तलवार की आत्मा के घर की ओर चलते रहो।
यदि तलवार की आत्मा तुम्हें पहचान लेती है तो तुम्हें एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, भले ही तुम पिछली 2 परीक्षाओं में असफल रहे हो। वहां खड़े बाकी 10 किशोरों के चेहरों पर ईर्ष्या का रंग था। वे वांग लिन से गहरी जलन महसूस कर रहे थे। वांग लिन अंदर से बहुत तनावग्रस्त था। उसके माता पिता की निगाहें फिर से उसके दिमाग में कौंध गईं क्योंकि वह दरवाजे के 1 मीटर और करीब आ गया। दरवाजे तक पहुंचने के लिए केवल 3 मीटर शेष थे। वांग लिन ने एक और कदम बढ़ाया। उसने अचानक महसूस किया कि एक विशाल शक्ति उसकी दिशा में दौड़ पड़ी। वांग लिन अपने शरीर पर से नियंत्रण खो बैठा और 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। बाकी सभी युवाओं ने उपहास भरी अभिव्यक्तियों के साथ वांग लिन को देखा। उन्होंने सोचा कि वांग लिन भी उनकी तरह ही था, जिसका कोई मौका नहीं था। एक कड़वी हंसी के साथ वांग लिन महसूस कर सकता था कि उसके दिल में खुले घाव और बड़े हो गए हैं। उसके माता पिता की अपेक्षित आंखें धीरे धीरे उसके दिमाग से लुप्त हो गईं। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति की आंखें फिर से ठंडी हो गईं और उसने कहा, असफल। अगला अध्याय 5 वापसी। आखिर में 11 युवाओं में से कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पाया। सिर्फ एक युवा लड़की थी जो वांग लिन जितनी दूर तक पहुंच पाई थी। उस दिन परीक्षा में असफल हुए सभी युवाओं को पहाड़ के नीचे वापस भेज दिया गया। हेंग युए संप्रदाय के शिष्य उन्हें एक एक करके घर ले गए। वांग लिन को घर ले जाने के लिए वही युवक आया था जिसने उसे लेने आया था। उसके पीछे वांग झो और वांग हाओ भी थे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, भाई वांग झो, अंकल मास्टर का शिष्य बनने पर बधाई। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। वांग झो के चेहरे पर अहंकार का भाव था। उसने गर्व से कहा, यह तो स्वाभाविक है। गुरु ने कहा कि घर पर सांसारिक मामलों को खत्म करने के बाद लौटने पर वह मुझे खेती की तकनीकें सिखाएंगे। वांग हाओ ने अपना सिर उठाया और किनारे से जोड़ा, मैं हमेशा से तुम्हारे अहंकारी व्यवहार को नापसंद करता रहा हूं। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास गुरु है? मैं अमर गोलियां बनाना सीख पाऊंगा। वांग झो ने वांग हाओ को घूरकर देखा, फिर उसकी नजर वांग लिन पर गई जो चुपचाप खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ताई झू कैसा रहा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे पिता दोनों को विश्वास नहीं हुआ। अब हमें परिणाम पता है। ताई झू ने सिर उठाया, वांग झो को हल्के से देखा और कहा, श्रीमान, मेरे माता पिता घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कृपया मुझे जल्द से जल्द वापस ले चलें। वांग झो ने देखा कि वांग लिन ने उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत की है और खिल्ली उड़ाई। छोटे गवार, तुम अपने पिता की तरह अपनी बाकी की जिंदगी एक छोटे से गांव में बड़ी बनकर ही बेहतर होगे। अमर युवक ने अपने सामने तीनों युवाओं को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और तीनों को लेकर हेंग युए संप्रदाय के पहाड़ से गायब हो गया। इस उड़ान की पिछली उड़ान से तुलना करने पर वांग लिन का मन आसमान और जमीन जैसा था। पहले वह आशा से भरा था, लेकिन अब वह निराशा से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वांग कबीले का घर दिखाई दिया। वांग लिन ने आंखें खोलीं। वह दूर से उस कबीले के घर को देख सकता था जो उत्सव के प्रकाश से जगमगा रहा था और वहां का माहौल जीवंत था। वहां उसके पिता द्वारा गांव में आयोजित दावत की तुलना में कहीं अधिक दावत की मेजें थीं। उन्होंने लगभग पूरे आंगन को ढक रखा था। वांग परिवार के सभी सदस्य वहां थे। यहां तक कि लकड़ी खरीदने के लिए बाहर गए लोग भी वापस आ गए थे। उत्सव जोरों पर था, जिसमें शराब और बातचीत की धूम थी। दावत की अगुवाई वांग तियानशुई के बड़े भाई वांग तियानशुई और वांग तियानशुई के तीसरे भाई कर रहे थे।
सभी रिश्तेदार उन्हें बधाई देने के लिए उन तीनों को घेरे हुए थे। नजारा बहुत उत्सवी था। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं, लेकिन उनके मुंह चापलूसी से भरे थे। ट्रांसकर वांग लिन के पिता की ओर, जो अपने अतीत के दुख को याद किए बिना नहीं रह सके। वांग लिन के छठे चाचा चिल्लाए, दूसरे भाई, इस बार तुम्हारा बेटा पक्का चुना जाएगा। इसके बाद तुम्हें अब और बढ़ी नहीं रहना पड़ेगा। जो कोई भी तुम्हें देखेगा, उसे तुम्हें बुजुर्ग कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वांग तियानशुई के पांचवें चाचा ने कहा, लाओ ए, उन दिनों मैं पहले से ही जानता था कि तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं होगा। तुमने अपना जीवन ताई झू को समर्पित कर दिया। अब जब वह अमर बनने जा रहा है, तो तुम उसके पिता के रूप में असाधारण ही होंगे। दूसरे भाई, इस बार तुम्हारा बच्चा ताई झू और मेरा बेटा दोनों चुने जाएंगे। हम भाई 10 साल से नहीं मिले हैं। इस बार हमें एक साथ पीना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वांग हाओ के पिता ने कहा, क्योंकि वह शराब के गिलास ले आए थे। वह वांग तियानशुई के तीसरे भाई भी थे। ताई झू के पिता ने उन सभी रिश्तेदारों को देखा जो पहले उन्हें नीचा देखते थे। उनके अतीत के सारे दुख दूर हो गए। हालांकि वह अपने दिल पर एक विशाल चट्टान का वजन महसूस किए बिना नहीं रह सके। ताई झू, तुम्हें चुना ही जाना चाहिए। दूसरी भाभी, इस बार दूसरे भाई से तुम्हारी शादी सौभाग्य लेकर आई है। ताई झू जैसा बच्चा होने पर आसपास के क्षेत्र में कौन तुम्हें नहीं जानेगा। दूसरी भाभी, तुम्हारे बच्चे ताई झू में मेरे बच्चे से ज्यादा क्षमता है। जब से ताई झू छोटा था, वह बहुत होशियार रहा है। ताई झू की माँ, हालांकि हम एक ही परिवार के हैं, आजकल कई सगोत्रीय कॉन्सैंग्विन रिश्तेदारियों में शादियां हुई हैं। मेरी बेटी अविवाहित है और ताई झू की उम्र की ही है। ताई झू सुंदर है और वह मुझे पसंद है। हम अपने परिवारों के बीच रिश्ता क्यों न जोड़ लें। ताई झू के पिता की तरह उनकी मां भी महिला रिश्तेदारों के एक समूह से घिरी हुई थीं, जो उत्साहपूर्वक उनके बगल में बातें कर रही थीं। वांग झो के पिता ने पूरे समय एक उदासीन भाव रखा। वह गुप्त रूप से चाहते थे कि अमर आए और यह खबर दे कि ताई झू को नहीं चुना गया है, ताकि वह अपने दूसरे भाई की प्रतिक्रिया देख सकें। जैसे ही उसने यह सोचा, वह हंस पड़ा और अपने बच्चे की तारीफ कर रहे बगल के रिश्तेदार को टोस्ट किया। नजारा हलचल भरा और उत्साह से भरा था। उसी क्षण रोशनी की एक तलवार प्रकट हुई और आंगन में उतरी। 4 लोग उसके साथ आए। क्षेत्र में तुरंत शांति छा गई। वांग परिवार के किसी भी सदस्य ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। हेंग युए संप्रदाय के शिष्य ने पूरे क्षेत्र पर नजर डाली और गुप्त रूप से आह भरी। उसे याद आया जब उसे हेंग युए संप्रदाय का शिष्य चुना गया था। उसके गृहनगर में भी इसी तरह का उत्सव मनाया जा रहा था। उसने अचानक वांग लिन को दया की नजर से देखा। वह जानता था कि जो चीज यह युवक अनुभव करने वाला था, वह किसी युवक के संभालने की चीज नहीं थी। उसके सामने एक निष्ठुर रास्ता है। शिष्य ने सिर हिलाया और रोशनी की तलवार में चला गया। अमर साधकों को कोई सांसारिक इच्छाएं नहीं हो सकती। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें 3 दिनों में लेने आऊंगा। उसकी आवाज दूरी से गूंज रही थी। जब वांग झो के पिता ने अमर को जाते देखा, तो वह तेजी से अपने बेटे की ओर दौड़े और पूछा, क्या अमर हुई बिंग ने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया? वांग झो ने गर्व और अहंकार से भरे चेहरे के साथ कहा, स्वाभाविक रूप से। गुरु ने कहा है कि 10 वर्षों में मैं हेंग युए संप्रदाय के शिष्यों का प्रमुख बन पाऊंगा। वांग झो के पिता अत्यधिक खुश थे। उन्होंने अपने बेटे के कंधों पर जोर से थपथपाया और हंस पड़े। अच्छा वांग झो, तुम भविष्य में एक अमर बनोगे। हमारे वांग परिवार में एक अमर होगा।
वांग हाओ के पिता के चेहरे पर भी उत्सुकता का भाव था, जबकि वह वांग हाओ को घूर रहे थे। जब वह पूछने ही वाले थे तो वांग हाओ ने आह भरी और कहा, पिताजी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा पहले से ही हैंग यूए संप्रदाय का शिष्य है। वांग हाओ के पिता उत्साहित थे। उन्होंने अपना कप उठाया और जोर से शराब पी। वांग झो के चेहरे पर घृणा का भाव था। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, तीसरे चाचा, आपने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। उसने वांग परिवार की बहुत बेइज्जती कराई है। सबके सामने उसने अमर की चापलूसी की और फिर केवल रिश्वत पर निर्भर होकर ही वह सहायक बन पाया। वांग हाओ ने अपनी भौंह उठाई और कहा, मैं खुश हूं तो क्या? भविष्य में हम देखेंगे कि किसकी खेती की तकनीकें मजबूत हैं, फिर हम देखेंगे कि किसने परिवार की बेइज्जती कराई है। ताई जू के पिता ने अपने बेटे की निराश अभिव्यक्ति देखी, जिससे उनका शरीर कांप उठा। उन्हें एक अशुभ भावना हुई। ताई जू, तुम्हारा क्या हुआ? ताई जू की मां ने अपेक्षा से भरकर पूछा।